Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. आज का हमारा सेशन थोड़ा सा स्पेशल है. स्पेशल इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट जो टेस्ट है उसका हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं. सोल्यूशन कराने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो 3 टॉपर होंगे उनका मैं नाम भी अनाउंस करूँगा. और मैंने आपसे कहा था कि टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे जो टॉप 10 बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आए और उनके नाम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूँगा. इसलिए आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें. उस पर आपको पूरा रिज़ल्ट जो है, देखो सारे बच्चों का रिज़ल्ट इसलिए नहीं दे रहा मैं क्योंकि 2 चीज़ें, एक अच्छी है और एक बुरी है. अच्छी बात यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 150 से ऊपर बच्चों ने टेस्ट दिया और उसके बाद भी उन बच्चों में से अधिकतर बच्चों के 10 नंबर से नीचे हैं. 30 में से 10 नंबर से नीचे हैं. अब 10 नंबर से नीचे है इसका मतलब ये है, देखो मैंने जो पेपर दिया वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न से था, जैसे एग्ज़ाम में आता है ऐसा ही आएगा. अब 10 से नीचे इसका मतलब ये है कि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, आपने डायरेक्ट टेस्ट दिया है. तो देखो ऐसे डायरेक्ट टेस्ट देने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. ओके, आप थोड़ा सा उसको पढ़ें, सीखें. और देखो एक बात ध्यान रखना, कई सोचते हैं अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है. इस समय जो पढ़ेगा, इस समय जो तैयारी करेगा वही उसी का सिलेक्शन होगा. आप ध्यान रखना. आप देखो अभी तक हमारी जो है 60 क्लासेस के करीब हो गई हैं, तो 60 क्लासेस एक बार में आप नहीं पढ़ सकते, 10 दिन में 15 दिन में नहीं पढ़ सकते. यदि आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो धार नहीं आएगी जो बच्चे रेगुलर हैं. और मेरा आपसे यही है कि आप बिल्कुल फिक्स 7 बजे क्लास ज्वाइन करें. और देखो 7 बजे मैं खुद सारी पूरी की पूरी क्लास को देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे उसमें हैं. और उसके बाद क्लास के दौरान भी आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दें, मैं आपको तुरंत ही उसका सलूशन बताऊँगा. और मेरी नज़र में है कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं 7 बजे. और आप देखना रिज़ल्ट भी उन्हीं का है, रिज़ल्ट जो है उनका बहुत अच्छा है. अब मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ जो आपके मार्क्स हैं टॉपर्स के, 3 टॉपर्स का जैसे हमने कहा था. अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट इस तरीके से है. फर्स्ट रैंक जो है पलक की है, सेकंड रैंक जो है दिया की है, और थर्ड नंबर पर जो है राम बाबू सैनी है, और फोर्थ नंबर पर जो है प्रिया सिंह है, और फिफ्थ नंबर पर सुहाना है, सुहाना बानो. ठीक है. अब देखिए इनके मार्क्स जो हैं 30 आउट ऑफ 30 हैं. और मैं टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट भेज दूंगा, आप देख लेना है ना. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो नहीं है टेलीग्राम चैनल पर, DRSKENG 2023, उस पर मैं लिस्ट भेज दूंगा. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर आपको लिस्ट मिल जाएगी. तो देखिए पलक के 30 हैं, दिया के 30 हैं, राम बाबू सैनी इनके 28 हैं. लेकिन ये रिज़ल्ट इस तरीके से 30 नंबर जो आए हैं, वो बच्चे जिनके 30 आए हैं उनके 30 नहीं है, उनके 28 मानिए. और जिनके 28 हैं उनके तो 28 ही हैं. क्योंकि आप समझिए फर्स्ट रैंक जो है इन लोगों की है, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर ही मैंने गलत कर दिया था. एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है क्या हो गया था, गलत हो गया था. गलती से एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया. अब गलत होने के बाद भी 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो उन्होंने गलत को सही किया है तभी सही माना गया है. तो आपको जो मेरे अकॉर्डिंग है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, यानी कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक नहीं, सॉरी, इन तीनों की ही फर्स्ट रैंक है और ये दोनों जो हैं इनकी सेकंड रैंक है. अभी समझ में आ जाएगा क्यों. अभी आप ध्यान रखें, मैं आपको जो बताता हूँ. फर्स्ट रैंक राम बाबू सैनी, प्रिया सिंह और सुहाना बानो की है. इनके 28 हैं. और इनके पलक और दिया जो है इनकी जो है सेकंड रैंक है. फाइन, अभी समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है. ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. क्वेश्चन है कि आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. अब देखिए करेक्ट सेंटेंस देखना है तो हम पहले इधर से चलते हैं. पहला है स्लो एंड स्टडी विन द रेस. तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई भी 2 वर्ड एंड से जुड़े हुए हों लेकिन उनका सेंस सिंगुलर हो, सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रही हूं और उनको अलग अलग करने से उनका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता हो, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है. मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेड एंड बटर,
दूसरा मैंने आपको बताया था राइस एंड करी, मैंने आपको बताया था जिन एंड टॉनिक, ठीक है। मैंने आपको बताया था हॉर्स एंड कैरिएज, मैंने आपको बताया था स्लो एंड स्टडी, आपको बताया था सम एंड सब्सटेंस, आपको बताया था एब एंड फ्लो, ठीक है, FLOW। देखो मैंने आपको बताया था कि ये सारे शब्द, जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ओके, जिन एंड टॉनिक बताया हुआ है सारा कॉनकॉर्ड में, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया था। हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, सम एंड सब्सटेंस, या फिर एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सिंगुलर सेंस देते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, और यदि ऐसा है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां क्या आना चाहिए था? WINS, विंस। क्या आना चाहिए था? यहां विंस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत, हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही तरह से, यदि कोई भी दो नाउन किससे जुड़े हों? विथ से, या फिर टगेदर विथ से, कोई भी दो नाउन विथ से या टगेदर विथ से या अलोंग विथ से या एज वेल एज से या इन एडिशन टू से या इंक्लूडिंग से या बट से या फिर एंड नॉट से या अनलाइक से, ठीक है। इसमें बट का मतलब के अलावा, ध्यान रखना है ना, ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि यदि दो नाउन इनमें से किसी से जुड़े हुए हों, विथ, टगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, बट, एंड नॉट, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड बताए थे। यदि इनसे जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्या होता है? वर्ब कैसे आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखो यहां पर द टीचर विथ से जुड़ा हुआ है, एक है ऑल हिज स्टूडेंट्स और एक है टीचर। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? टीचर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। कोई भी यदि एक से अधिक शब्द या दो सब्जेक्ट, विथ, अलोंग विथ, टगेदर विथ, एज वेल एज, अनलाइक, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ओके, इस तरीके की चीजों से, इस तरीके के वर्ड से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो टीचर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो क्या आना चाहिए था? यहां पर इज आना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो चॉइसेस में आपको दो कॉन्सेप्ट मिले। इज इट क्लियर? आगे देखिए, हम तीसरी चीज, ईदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट कमांड्स द बॉयज। देखो मैंने आपको बताया था यदि आपके सेंटेंस में ईदर और आए, नीदर नॉर आए, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, यदि आपके सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, इस तरीके के यदि शब्द आए तो वर्ब जो है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? सेकंड सब्जेक्ट। तो देखो ईदर द ऑफिसर, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। दूसरा है सीनियर कैडेट्स। तो सीनियर कैडेट्स जो है क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो सेकंड सब्जेक्ट सीनियर कैडेट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। और जब प्लूरल वर्ब होती है तो उसमें से क्या करते हैं? एस को हटाते हैं, जबकि हमने क्या लगा रखा है? यहाँ एस लगा रखा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? COMMAND, कमांड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ओके, तो क्या हो गया आपका? ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट यदि हम देखें, द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर इट्स पोजीशन, देखो प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, पोजीशन, ठीक है ना। कैडेट, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, कैडेट्स होगा। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग उसको कैडेट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कैडेट। क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, कैडेट्स, ये होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर इट्स पोजीशन। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, एक तो ग्रुप को शो करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो ग्रुप को शो करता है, ठीक है। दूसरी बात, उसको एज अ सिंगल यूनिट, और या फिर वो एक यूनिट का निर्माण करता है, सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, और ये क्या करता है, एक यूनिट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक यूनिट का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कलेक्टिव नाउन में यदि इस तरीके के शब्द आए, कलेक्टिव नाउन में मान लो डिवाइडेड का सेंस आए, कलेक्टिव नाउन में यदि इस तरीके के वर्ड आ जाए, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, इस तरीके के वर्ड आ जाएं, कलेक्टिव नाउन में यदि प्रोनाउन जो है देयर आ जाए, ठीक है, इस तरीके से यदि आए तब तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कई बच्चों ने वो क्लासेस नहीं ली हो। तो देखो ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे मैंने कहा आर्मी, आपने कहा कमिटी, आपने कहा आर्मी, कमिटी, क्लास, ज्यूरी। देखो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जो एक से अधिक का बोध कराते हो, ग्रुप का। आर्मी ग्रुप का बोध कराता है, कमिटी ग्रुप का बोध कराता है, क्लास ग्रुप का बोध कराता है, ज्यूरी ग्रुप का बोध कराता है। तो कलेक्टिव नाउन में यदि आपको डिवाइडेड ऐसे शब्द मिल जाएं, डिवाइडेड, आपको मिल जाए मेजॉरिटी, आपको मिल जाए माइनॉरिटी, कलेक्टिव नाउन का यूज हो रहा हो और आपको डिवाइडेड, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, या फिर आपको प्रोनाउन मिल जाए इट, सॉरी, यदि आपको प्रोनाउन मिल जाए देयर, देम, इस तरीके का, यदि आपके कलेक्टिव नाउन में डिवाइडेड, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और देयर इस तरीके के शब्द आपको मिल जाएं, तो इसका मतलब आप कलेक्टिव नाउन को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह। तो फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। यदि आपको कलेक्टिव नाउन में इस तरीके के वर्ड मिल जाएं, यूनैनिमस, UNANIMOUS, यूनैनिमस, या फिर यूनैनिमसली, एक ही बात है, या फिर आपको इसमें इट या इट्स इस तरीके का सिंगुलर प्रोनाउन मिल जाए, तो फिर उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब एक चीज समझिए, द मिलिट्री, मिलिट्री कैसा है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का बोध कराता है। अब इसमें मैंने देखो कैसे पहचानूं कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करूं या प्लूरल वर्ब यूज करूं, तो यहां पे पता लग जाएगा इट्स, इट्स लग रहा है। तो मैंने कहा यदि यूनियनमस वर्ड आ जाए, इट आ जाए, इट्स आ जाए, तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो किसका करेंगे, सिंगुलर। इसका मतलब आप उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, डिवाइडेड फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो हैज लग रहा है, इसका मतलब द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर इट्स पोजीशन, सारा चीज सही है। तो आंसर 1, तो इसका आंसर होगा नंबर 1। फाइन, आगे देखिए। देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिले। मैं टेस्ट सीरीज जब भी कराऊंगा तो आप ध्यान रख लेना, टेस्ट सीरीज का मतलब होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक का। इसके अलावा यदि मान लो मैंने कोई चीज़ें कॉन्कॉर्ड में छोड़ी है, तो वो टेस्ट जो कराऊंगा उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको एक बहुत ही अच्छी तरह से एक क्लास की तरह ट्रीट करें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझें बहुत अच्छी तरह से। मैं चाहता था अभी 1 मिनट में आंसर्स बता देता, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर तो आपके पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उनमें से आंसर्स देख लो और कर लो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा जो सोल्यूशन है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। आगे देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इन द सेंटेंस बिलो ए एंड बी हैव अ वर्ड, ठीक है, ये नीचे जो सेंटेंस है, ठीक है, नीचे ए और बी, उसमें ए वर्ड है, एक वर्ड है जो अंडरलाइन हो रहा है, विच मे और मे नॉट बी करेक्ट, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, सेंटेंस के संदर्भ में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनिए। देखिए ये मैंने आपको बताया भी था, फिर आप समझ लीजिए। जिन बच्चों ने क्लास ली है, अच्छी तरह से पढ़ाई की है, उनके पूरे में से पूरे नंबर आए, आप देख लेना, आए हैं पूरे के पूरे, आपके सामने ही प्रूफ है। देखो एक वर्ड होता है PLANE प्लेन, एक होता है PLAIN प्लेन, और एक होता है PLAN प्लान। देखो इसका ट्रांसक्रिप्शन तो होता है प्लान, उपाय करना, ये है प्लेन, इस प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, सीधा साधा, साधारण, इसका मतलब ये होता है। और PLANE प्लेन का मतलब आप जानते हो, हवाई जहाज, एरोप्लेन जिसे बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये देखो आपको सबका मतलब पता है, PLANE प्लेन का मतलब हवाई जहाज, PLAIN प्लेन उसका मतलब क्या है, क्लियर, स्पष्ट, सीधा साधा, साधारण। तो देखो मैंने कहा शी इज ए प्लेन लुकिंग लेडी, वह सीधी सादी दिखने वाली, स्पष्ट सी दिखने वाली औरत है, तो ये बात तो सही है। ऐसा हो सकता है कि वह एरोप्लेन जैसी दिखने वाली औरत है, ठीक है, PLANE प्लेन का मतलब एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जैसी दिखने वाली औरत है, ऐसा है क्या, नहीं है, तो ये तो सही है और ये गलत है। इसका मतलब A इज करेक्ट और B इज इनकरेक्ट। तो देखो A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट, पहली चॉइस आपको मिल गई, तो आंसर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। देखिए फर्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट, आपको क्या ढूंढना है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो समझिए कॉन्सेप्ट, एक होता है ए नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। नाउन क्या आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब जो है वो प्लूरल होगी, ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब सिंगुलर होगी। देखो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, उन दोनों के बाद, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब जो है प्लूरल होगी, जबकि द नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब सिंगुलर होगी। तो देखो मैंने कहा ए नंबर ऑफ, ठीक है, अब इसके बाद का नाउन कैसा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था स्टूडेंट्स, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ए नंबर ऑफ के बाद का नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और यहां पे भी क्या होना चाहिए था, आर, क्योंकि ए नंबर ऑफ का होता था बड़ी संख्या में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्लास इज डिवाइडेड, अभी अभी मैंने बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन है उनमें यदि डिवाइडेड वर्ड आ जाए, यदि कलेक्टिव नाउन में डिवाइडेड वर्ड आ जाए, कलेक्टिव नाउन में यदि मेजॉरिटी आ जाए, कलेक्टिव नाउन में यदि माइनॉरिटी वर्ड आ जाए, कलेक्टिव नाउन में यदि देयर या देम जैसे प्रोनाउन आ जाएं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो देखो एक क्लास, अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिवाइडेड और देयर आ रहा है, दोनों ही आ गए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ आपने देखा डिवाइडेड भी आ गया, देयर भी आ गया, इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, यहाँ पर आर आएगी, यहाँ वर्ब क्या आएगी, आर। तो ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है सेंटेंस और ये भी करेक्ट नहीं है। ओके, आगे देखो ईच एंड एवरी गर्ल, देखो मैंने आपको बताया था ईच और एवरी, ईच और एवरी ध्यान रखना है, ईच और एवरी के बाद का सब कुछ सिंगुलर होगा, मतलब ईच एंड एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो ईच एंड एवरी के बाद ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही क्या होगा, प्रोनाउन। ईच एंड एवरी के बाद की सारी चीजें सिंगुलर होती हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब
और सिंगुलर ही प्रोनाउन। तो देखो मैंने कहा एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है ना। अब एवरी बॉय एंड गर्ल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या किया है, नाउन को क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया आपने, आर कर दिया, तो ये क्या होना चाहिए था, इज। एवरी बॉय एंड गर्ल इज रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। देखिए ध्यान रखना, नथिंग बट NOTHING, नथिंग बट और एवरीथिंग बट, ये दो वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी आ सकता है, नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और नाउन प्लूरल भी आ सकता है। तो देखो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, तो आपको ध्यान रखना है नथिंग बट के बाद और एवरीथिंग बट के बाद। यदि आपके सेंटेंस में नथिंग बट है और एवरीथिंग बट है तो इनके बाद का नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो वर्ब क्या होगी, वर्ब जो है सिंगुलर होगी। आपको पूरे टेस्ट की इसकी सबकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, है ना, डेली भेजते ही हम, है ना। तो पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप समझ लें, पहले आप अच्छी तरह से समझने पे फोकस करें, ठीक है। तो देखो नथिंग बट और एवरीथिंग बट, इसके बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो देखो मैंने कहा नथिंग बट ट्रीज, तो नाउन तो प्लूरल भी आ सकता है नथिंग बट के बाद, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर ही लगा रखी है। और नथिंग बट का मतलब भी ध्यान रखना, नथिंग बट का मतलब होता है ओनली, नथिंग बट का मतलब क्या होता है, ओनली, केवल, पेड़ ही पाए गए। तो देखो ये वाला सेंटेंस सही। तो हमने कहा था फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को ढूंढिए। तो करेक्ट सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, नंबर 4। फाइन, आगे देखिए, आपको सबकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज संक इन द ओशन। नेक्स्ट है, देखो पहले तो यहां से देखिए, आपको ये दोनों कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन है। ज्वेलरी, अभी मैंने समझाया था आपको, जजेस का समूह मान लीजिए आप, ठीक है। ज्वेलरी, अब डिवाइडेड, क्या रहा है, डिवाइडेड। जब मैंने कहा डिवाइडेड का सेंस आए, और देयर भी लग रहा है, डिवाइडेड का सेंस आए, डिवाइडेड आए, देयर आए, तो वो आप कैसी लगेगी, कलेक्टिव नाउन में प्लूरल। तो आपने प्लूरल ही लगा रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। कमिटी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन है। अब कमिटी के साथ मैंने आपको बताया था यदि आपका कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ यूनेनिमस वर्ड आ रहा है, क्या रहा हो, यूनेनिमस वर्ड आ रहा हो, या फिर इट प्रोनाउन का यूज हो रहा हो, तो फिर उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो देखो आप देखिए यहाँ पर यूनेनिमस भी आ रहा है और इट्स भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। द कमिटी हैज टेकन इट्स यूनेनिमस डिसीजन, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो बिल्कुल सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस भी सही है। फिर देखो, माई ब्रदर पोइट एंड डॉक्टर हैज कंप्लीटेड द टास्क। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके कोई नाउन यदि एंड से जुड़ रहे हों, यदि और एंड से जुड़ने में यदि दोनों ही नाउन से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा हो या दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा हो, तब तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। और केवल एक के साथ ही आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो देखो केवल ब्रदर के साथ ही माई आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके साथ आ रहा है, केवल ब्रदर के साथ ही। माई ब्रदर पोइट एंड डॉक्टर, इसका मतलब मेरा भाई जो कवि भी है और डॉक्टर भी है, एक ही आइडेंटिटी है। मैंने आपको बताया था नाउन प्लस नाउन, ठीक है, नाउन प्लस नाउन, इन दोनों से ही पहले यदि आर्टिकल, इन दोनों से ही पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, इन दोनों से ही पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, तब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो क्या है, डबल पर्सन है, दो हैं। तब तो क्या होगा, वो डबल पर्सन, यदि इनसे पहले, दोनों से ही पहले क्या आ रहा हो, आर्टिकल ऑब्लिक पॉजिटिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव इन दोनों से ही पहले आ रहा हो।
इससे भी पहले आ रहा हो और इससे भी पहले आ रहा हो, दोनों से ही पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, दोनों से ही पहले, तब तो हम मानेंगे कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। लेकिन केवल एक से पहले ही, एक ही नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव हो या एक ही नाउन से पहले आर्टिकल हो, तो हम मानेंगे कि वो सिंगल व्यक्ति है। तो एक से ही पहले यूज़ हो रहा है, तो माय ब्रदर, मेरा भाई, इसका मतलब मेरा भाई ही कवि है और वही डॉक्टर है, तो एक ही आदमी हो गया। एक ही आदमी हो गया तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। इज इट क्लियर? फाइन, आगे देखिए। तब हमने क्या किया है, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को तो क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है। अब तीनों सेंटेंसेस को करेक्ट कर दिया तो इनकरेक्ट यही होगा। अब देखो, मैंने आपको कहा था, यदि सेंटेंस पढ़ाया भी था, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अनलाइक, बिसाइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट, इन जैसे शब्दों से जुड़ा हो तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो देखो, कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर्स, तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, कैप्टन। अब कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी तो वॉज आएगा, तो सही है। तो आपने सोचा होगा भाई ये तो क्या हो गया, सभी सही हैं, है ना, ऐसे कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया कि आप कॉनकॉर्ड पढ़ रहे थे तो आपका दिमाग वहीं घूम रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा, एग्जामिनर ऐसे ही करता है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करता है, और वही मैंने किया। मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन दे दिया इसमें। आपको ऐसा लग रहा था कि कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे रूल्स आपने पढ़े थे कि हाँ सर ने 12-13 क्लास में ये तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, हाँ बिल्कुल, ये कलेक्टिव नाउन वाला और ये, तो आपका ध्यान तो वहीं था, लेकिन गलती कहीं और हो गई। ओके, यहाँ वोकैबुलरी का क्वेश्चन दे दिया, दिखने में ग्रामर का लग रहा है लेकिन गलती वोकैबुलरी की दे दी, ठीक है। देखो यहाँ वर्ड मैंने यूज़ किया है एस, एक वर्ड होता है SINK, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है SUNK और थर्ड फॉर्म भी होती है SUNK। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में बहुत बार, और इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लेना आप। सिंक, संक और संक, फर्स्ट फॉर्म सिंक, सेकंड संक और थर्ड संक, ये जो है किसी बोट के या फिर शिप के या किसी वस्तु के, किसी बोट के, शिप के या वस्तु के वाटर में, पानी या फिर मड, कीचड़ में डूबने के लिए यूज होता है। SINK सिंक वर्ड क्या होता है, किसी शिप के, किसी बोट के, किसी नाव के, जहाज के या किसी वस्तु के पानी में या कीचड़ में डूबने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, आदमियों की, नाविक और कैप्टन, तो आदमी के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। इसका आदमी के लिए जो यूज होता है वो अलग सेंस में होता है सिंक का यूज, और वो भी ध्यान रखना एग्जाम में पूछते हैं। सिंक का जो आदमी के डूबने के लिए यूज होता है, ठीक है, वो अलग सेंस में होता है, उसका मीनिंग जो है अलग होता है। आदमी के लिए यूज होता है, उसका मतलब होता है फॉल या सिट डाउन, फॉल, गिर जाना या बैठ जाना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, द पेशेंट सैंक इनटू द आर्म चेयर। ध्यान रखना, मैंने कहा द पेशेंट सैंक इनटू द आर्म चेयर। एक पेशेंट जो है वो क्या हुआ, एक आर्म चेयर, कुर्सी, आर्म्स वाली कुर्सी पर डूब गया। डूबने का मतलब यहाँ पर वैसे डूबना नहीं है, मैं आपको लिटिल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन डूबना नहीं है यहाँ पर। डूबने का मतलब है गिर जाना, ये मीनिंग है, फॉल, गिर जाना, सिट डाउन, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या होता है, COLLAPSE, कलैप्स, ढेर हो जाना, गिर जाना। जैसे कोई पेशेंट है एकदम से चेयर पे गिर गया, वो से बोलते हैं सैंक, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ ए वुंडेड सोल्जर सैंक टू द ग्राउंड। ए वुंडेड मतलब जख्मी, एक जख्मी सोल्जर जो है सैंक टू द ग्राउंड, जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तो आदमी के लिए यूज जो होता है सिंक का, आदमी के लिए जो सिंक का यूज होता है वो किस सेंस में होता है, गिरने में, बैठ जाने में या ढेर हो जाने में। दोनों का मतलब ये देखो, COLLAPSE, कलैप्स। ध्यान रखना, वोकैबुलरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ढेर हो जाना, ढेर हो जाना। और ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी एग्जाम में पूछा गया है, कलैप्स। कई लोग इसको कॉलैप्स बोल देते हैं, COLLAPSE को कई लोग क्या बोल देते हैं, कॉलैप्स। और फिर पहली चॉइस कॉलैप्स ही मिलेगी एग्जाम में आपको, तो कॉलैप्स नहीं, ध्यान रखना कलैप्स। क्या है, कलैप्स। तो ध्यान रखना, सिंक का मतलब जो है डूबना यदि है तो पानी में या कीचड़ में, तो वो हमेशा किसके लिए, नाव के लिए, शिप के लिए या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है।
आदमी के लिए जो डूबने वाली बात है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं DROWN, ड्रॉन। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राउन। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राउन। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, ड्राउन, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन, ड्राउन, डूबना। अब देखो ध्यान रखना, यहां ड्राउन का मतलब डूबना नहीं है, इज इट क्लियर। सिंक का मतलब तो डूबना है, लेकिन ड्राउन का जो मतलब है वो मरना है, टू डाई। देखो ध्यान रखना, ड्राउन का मतलब भी ध्यान रख लेना, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर। देखो जहां ड्राउन वर्ड आ गया उसका मतलब है पानी के अंदर रहने की वजह से डूब जाना, पानी के अंदर रहने से मर जाना, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ड्राउन का, टू डाई, मर जाना। यदि आपने ड्राउनिंग वर्ड यूज किया इसका मतलब आदमी मर गया है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आपने ड्राउन वर्ड यूज किया इसका मतलब वो मर गया है। तो टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, आप पानी के अंदर चले गए और मर गए। आप मर गए क्योंकि आप पानी के अंदर, जिससे हम हिंदी में बोल देते हैं डूब कर मर जाना, ओके। डूब कर मर जाना जो होता है वो होता है ड्राउन, ओके। सेकेंड फॉर्म ड्राउंड, ड्राउंड। ये जो है व्यक्ति के लिए, अब देखो आप ध्यान रखना, दिमाग लगाने की, आप आराम से, यदि आपको मीनिंग क्लियर, आपको क्या होता है मीनिंग क्लियर नहीं होती, आप क्या कहते हो ड्राउन मतलब डूब जाना। देखो ड्राउन मतलब जब आप उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में कर देते हो तो गलती हो जाती है, फिर आपको गलती होगी। आपको यदि उसका एक्चुअल मीनिंग पता है, ड्राउन का मतलब है टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, मर जाना क्योंकि आप पानी। अब देखो मर जाना, जहां बात आ गई मर जाना, तो कोई वस्तु मर जाती है क्या, कोई जहाज मर जाता है क्या, कोई शिप मर जाता है क्या, कोई बोट मर जाती है कि नहीं। मरना तो कोई आदमी होगा या जानवर ही होगा, ठीक है। मरना तो वही होगा, उसी का होगा जो जीव है। तो इसीलिए आदमी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राउन। वस्तुओं के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वस्तुएं मरती नहीं हैं। क्योंकि ड्राउन का मतलब आप गलत समझते हो, ड्राउन का मतलब आप हिंदी ट्रांसलेट कर डूबना, जबकि ड्राउन का रियल मीनिंग क्या है, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, ठीक है। मर जाना क्योंकि आप पानी के अंदर हो, ठीक है, पानी के अंदर डूबकर मर जाना, ये होता है इसका मतलब। इज इट क्लियर। तो अब यदि आपको ये पता होता है टू डाई, मरना, तो मरना तो आदमी का होता है, तो आप अपने आप पता लगा लेते कि कैप्टन और सेलर के लिए तो क्या आएगा, ड्राउन वर्ड ही यूज होगा। तो ध्यान रखना, जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा तब इसी तरीके से एक्चुअल मीनिंग आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आश्चर्य होगा कि वोकैबुलरी को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है क्या। जब वोकैबुलरी का अलग से सेशन स्टार्ट करूंगा, मेरा टारगेट ही यही है कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिस भी एग्जाम से जुड़े हैं उनका सिलेक्शन कराना ही मेरा ध्येय है। और अभी तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो स्टार्टिंग से हैं उनको ही सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर देखिए आगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, पूरी क्लास पढ़ रहे हैं और टेस्ट से पहले बहुत अच्छी तैयारी की है, तो वो उनके कोई वो फर्क नहीं पड़ा। उनको मैंने घुमाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम नहीं घूमेंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो उन्होंने रेगुलर क्लास लिए, वो नहीं घूमे हैं। इसीलिए इसी का कारण है कि 30 आउट ऑफ 30, चलो 30 जिनके 30 हैं वो 30 नहीं मानता, मैं 28 मानता हूँ कि एक क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 28 मार्क्स भी जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ओके। तो देखिए मैंने कहा, अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है हमको, ठीक है। थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई थी। इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढते हैं हम। तो इनकरेक्ट सेंटेंस में देखिए, अभी मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, ठीक है। मैंने कहा था द नंबर हो या ए नंबर ऑफ हो, उसके बाद का नाउन प्लूरल होता है, तो नाउन प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नाउन प्लूरल होता है, मैंने कहा था द नंबर ऑफ के बाद की वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। मैंने कहा था ए नंबर ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। तो मैंने कहा द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली, जो बेघर लोगों की संख्या जो है नाटकीय रूप से बढ़ गई एकदम से। बेघर लोगों की संख्या जो है एकदम से, जिनके घर नहीं है वो बेघर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अ ग्रेट मैनी। मैंने कहा था, आपको बताया था कि मैनी हो या फिर, देखो आप ध्यान रखना, मैनी या ए ग्रेट मैनी, इनके साथ सारी चीजें प्लूरल होंगी।
सारी चीज़ें मतलब वर्ब भी प्लूरल होगी, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा। और मैंने बताया था मैनी ए के बाद सारी चीज़ें क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। मैनी और ए ग्रेट मैनी के बाद सारी चीज़ें प्लूरल, वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, और मैनी ए के बाद सारी चीज़ें सिंगुलर। तो देखो एक ग्रेट मैनी, उसके बाद मैंने सोल्जर्स प्लूरल कर दिया, यहाँ तक कोई सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मैंने हैव कर दिया, हैव भी प्लूरल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा सेंटेंस सही है। ग्रेट मैनी सोल्जर्स हैव डाइड इन बॉम्ब ब्लास्ट। तो BOMB नहीं होगा, BOMB जो बॉम्ब नहीं होगा, बॉम्ब। एम के बाद जब भी बी आता है तो ध्यान रखना साइलेंट होता है। ये आपको जो मैं ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगा, जब फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, जैसे COMB कॉम, TOMB टूम, एम के बाद जब भी बी आएगा तो बी साइलेंट रहेगा, इतना ध्यान रखना है। और बहुत सारी चीज़ें वो जो हम फोनेटिक्स में पढ़ लेंगे अभी। तो फिर देखो 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक था, तीन चीजें थी, टाइम, एक था डिस्टेंस, और एक बताया था मनी। मैंने कहा था टाइम डिस्टेंस मनी में आप टोटैलिटी की, टाइम डिस्टेंस और मनी में टोटैलिटी की बात करें, टाइम डिस्टेंस मनी को आप टोटलिटी की बात करें तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मैंने कहा 40 मील की दूरी बड़ी दूरी नहीं है, 40 माइल्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, 40 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है ना। 30 ईयर्स इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। तो आपने देखा कि मैंने टाइम डिस्टेंस और मनी में जब भी मैंने टोटलिटी की बात की कि 40 वर्ष का समय कोई बड़ा समय नहीं होता, 50 रुपए की रकम कोई बड़ी रकम नहीं होती, 30 मील की दूरी कोई ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं होती, जब मैं उनको एक किसकी तरह मान रहा हूँ, टोटलिटी की बात कर रहा हूँ, टाइम डिस्टेंस और मनी में तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन मैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, टोटल नहीं मान रहा हूँ, टोटल चीज़ टोटलिटी की तरह, एक यूनिट की तरह, एक टोटल रकम के रूप में, टोटल समय के रूप में, या टोटल मनी के रूप में नहीं मान रहा हूं, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। देखो अब यहां पर आपको समझना है 2000 रुपीज। अब मैंने कहा हैव बीन स्पेंड डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अलग अलग घरेलू सामानों पर 2000 रुपए अलग अलग घरेलू सामानों पर खर्च किए गए। तो देखो टोटल मनी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तो अलग अलग, अलग अलग का मतलब है 10 रुपए इसमें खर्च किए होंगे, 100 रुपए इसमें खर्च किए होंगे, 200 रुपए इसमें खर्च किए हुए होंगे, अलग अलग। तो टोटलिटी की बात नहीं, मैं कहता कि 200 रुपए खर्च हो गए तब तो बात अलग होती, लेकिन मैंने कहा अलग अलग चीजों में खर्च हुए हैं। मैं ऐसे कहता कि 200 रुपए या 2000 रुपए बड़ी रकम नहीं है, 2000 रुपए जो है छोटी रकम नहीं है, तब तो इस स्थिति में तो हम उसको टोटलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, अलग अलग, अलग अलग चीजों में खर्च हुए, तो टोटलिटी की बात नहीं कर रहे। अब टोटलिटी की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए था, प्लूरल वर्ब भी यूज होनी चाहिए थी, तो हमने प्लूरल वर्ब भी यूज कर रखी है। इसका मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, कोई सा भी नहीं है, इसका आंसर ये होगा। कई लोगों ने क्या है, गलती से ये कर दिया, क्योंकि मैंने टाइम डिस्टेंस और मनी को बताया था टोटलिटी, लेकिन दिमाग नहीं लगाया, और कईयों ने लगाया है, कईयों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है क्लास को, तो उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं किया, इस क्वेश्चन को भी सही किया है। ठीक है, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है वो शाबाशी के पात्र हैं कि उन्होंने दिमाग लगाया। आगे देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस, अब यहां पर मैंने आपको पेयर नाउन्स बताए थे, ठीक है, और हमने बहुत डिटेल में स्टडी की थी पेयर नाउन्स की। तो पेयर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक जैसे दो आइडेंटिकल पार्ट से बने होते हैं। एक जैसे दो आइडेंटिकल पार्ट मतलब कैंची एक जैसे दो समान पार्ट से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो कमर से नीचे पहने जाने वाले सब कपड़े एक जैसे, जैसे निकर्स है, पैंट्स है, जीन्स है, लेगिंग्स है, ठीक है, वो सारे के सारे। आप बिनोकुलर्स कहते हो, स्पेक्टिकल्स कहते हो, गॉगल्स कहते हो, स्पेक्टिकल, ये दो एक जैसे पार्ट से बना हुआ। तो एक जैसे दो पार्ट से बने हुए सबको हमने क्या कहा, पेयर नाउन्स कहते हैं। अब पेयर नाउन्स का यूज जो है हमेशा, पेयर नाउन्स जो है फॉर्म में प्लूरल होता है, पेयर नाउन के साथ हमेशा प्लूरल। देखो पेयर नाउन जो होता है वो फॉर्म में प्लूरल होता है, फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। देखो पेयर नाउन जो है, पहली बात तो फॉर्म में प्लूरल, फॉर्म इनकी क्या होती है, प्लूरल, पहली बात। दूसरी बात, इनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होती है, प्लूरल ही वर्ब यूज होती है। अब देखो मैंने कहा वेयर स्पेक्टिकल्स, पेयर नाउन है, एस लगा रखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर इज लगा दिया, तो क्या होना चाहिए था, आर, ठीक है। अब यहां देखो वेयर आर लगा रखा है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने क्या कर दिया है, एस नहीं लगाया, तो ये गलत।
दिस पेयर ऑफ लेगिंग्स, मैंने आपको बताया था पेयर नाउन के साथ आप दिस पेयर, दैट पेयर या ए पेयर लगा देते हो तब सिंगुलर वर्ब यूज होती है। पेयर नाउन के साथ आप, यदि पेयर नाउन के साथ आप दिस पेयर, दैट पेयर या फिर ए पेयर, इनके साथ यदि पेयर नाउन के साथ आप दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ या ए पेयर ऑफ लगा दो तो फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, फिर वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखो मैंने कहा दिस पेयर ऑफ, तो लेगिंग्स तो ये पेयर नाउन हो गया, जो वुमन जो है नीचे जो वुमन बोलते, वीमेन जो है वो अपना नीचे पैंट्स या ट्राउजर्स पहनती हैं उसे लेगिंग्स बोलते हैं। तो देखो अब यहां पर मैंने क्या किया, बिलोंग, ठीक है ना। अब इसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, दिस पेयर ऑफ लेगिंग्स, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब के साथ यहां एस लगना चाहिए था, ठीक है। तो यहां क्या लगना चाहिए था, BELONGS, बिलोंग्स, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें तो क्या ढूंढना है, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो देखो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि जब आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो तो सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगाते हो, एस लगाते हो, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस जो है, व्हाट अ स्पेक्टिकल, ये जो सेंटेंस है आपको पता है कि स्पेक्टिकल का मतलब एक और मीनिंग होता है, वो होता है दृश्य। और मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, जो व्हाट प्लस नाउन और हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होते हैं। तो व्हाट और ये प्लस नाउन, और यहां स्पेक्टिकल का मतलब है दृश्य, और यदि स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य है तो फिर उसमें एस नहीं लगता, क्योंकि फिर वो पेयर नाउन है ही नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा है तो वो पेयर नाउन है, लेकिन मान लो दृश्य की बात कर रहे हो तो फिर वो स्पेक्टिकल, तो ये वाला, तो दिस वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस, देखो मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें बहुत एक ही क्लास, पूरी की पूरी क्लास उसी पर है, इलिप्सिस पर, पूरी की पूरी क्लास जो है उस पर ही थी, इलिप्सिस। आप कॉनकॉर्ड में जाके देखें, ठीक है ना, उसमें टैग भी लग रहा है इलिप्सिस का, कि इलिप्सिस को कैसे सीखे। तो इलिप्सिस वाले में क्या होता है, इलिप्सिस क्या होता है, आप किसी वर्ड को या किसी वर्ड को हटा देते हो सेंटेंस में से, जिसके बिना भी आपका सेंटेंस जो है के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हटाने की स्थिति में नहीं होते हैं, फिर भी हम हटा देते हैं, तो वो गलती हो जाती है। जैसे देखो, ही इज मोर पावरफुल, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, मोर पावरफुल देन, तो यहां क्या लगना चाहिए था, देन। ही इज मोर पावरफुल देन बट नॉट प्रूडेंट एज हिज फादर, वह जो है ज्यादा पावरफुल है अपने पिताजी से लेकिन बुद्धिमान नहीं है। He was appointed and dismissed from the post। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, सेंटेंस होता है he was appointed to and dismissed from, तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें से यहां पर to को हटा दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया he was appointed from the post and he was dismissed from the post। तो appointed के साथ from थोड़ी यूज होता है, अपॉइंटेड के साथ तो to होता है, तो हमने वो अननेसेसरी हटा दिया, तो यहां क्या लगना चाहिए था, to। he was appointed to and dismissed from the post। अब देखो, 1 has passed and 9 failed, अब 9 के साथ तो प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए थी, तो हमने तो इसी के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया, तो क्या होना चाहिए था, 9 हैव फेल्ड, ये भी गलत। अब यहां पर बिल्कुल सही किया है, ही इज एज टॉल एज, वह इतना लंबा है जितना कि मैं, यदि मेरे से ज्यादा लंबा नहीं है। तो देखो एज टॉल एज हो गया और टॉलर देन हो गया, तो ये सेंटेंस जो है क्या है, सही है। इन सब में किसकी गलती है, इलिप्सिस की। ये इलिप्सिस वाले सेंटेंस में इसी तरीके के मैंने आपको 8-10 सेंटेंस कराए, और उनमें तो पूरा डिटेल में खोल खोल के बताया आपको हर को, ठीक है, हर एक को कि भाई किस तरीके से ये सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर दोनों को जोड़ के बताया है, ठीक है। अब यहाँ समय की मर्यादा है, क्योंकि इलिप्सिस के ऊपर तो पूरी की पूरी एक ही क्लास इलिप्सिस की आधा घंटे की है ना, तो समय की मर्यादा है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा 15 क्वेश्चन, बल्कि मैं तो 5 क्वेश्चन भी समझाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन में ही पूरा टॉपिक करा सकता हूं मैं। इस तरीके के क्वेश्चन दे सकता हूं आपको कि 5 क्वेश्चन, और इस तरीके के आपको जो टेस्ट होंगे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है इसने प्रॉब्लम कर दी, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि जिन बच्चों के 30 नंबर है वो 30 नहीं 28 हैं, और जिनके 28 हैं उनके 30 हो सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि यदि सिंगल सेंस हो, सिंगल कॉन्सेप्ट हो, तो 2 शब्द एंड से जुड़े हुए हैं तो भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, ठीक है, मैंने आपसे कहा ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट है, इससे लग रहा है ठीक है, आजीविका कमाना ही मेरी मेन जो है चिंता है। स्लो एंड स्टडी अभी आया था, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी एक सिंगल कॉन्सेप्ट है,
तो विंस आएगा सिंगुलर। राइस एंड करी अभी बताया था, राइस एंड करी एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है, इज आया। लेकिन जब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी तो ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था इसके दो एक्सेप्शन भी हैं, मैंने कहा ध्यान रखना, और ये बहुत पूछते हैं। टाइम एंड टाइड जो है उसके साथ हमेशा ध्यान रखना प्लूरल वर्ब ही आएगी। वेट एक और बताया था मैंने, याद होगा जिनने पढ़ रखा है, जिन्होंने क्लास लिया, बताओ जल्दी से बता दो, अपने आप ही बोल के बता दो, और फिर मैं जो बता रहा हूँ वही आप बताओ तो आप समझ लेना सही। दो एक्सेप्शन बताए थे, जिसके दिमाग में तुरंत ही वो एक्सेप्शन आ गए हैं अभी और उन्होंने तुरंत ही वो बोल दिए हैं, तो समझ लेना वो बहुत सही ट्रैक पर चल रहे हैं। मैंने क्या बताया था, टू एंड टू मेक फोर, तो देखना यहां पर भी हमने प्लूरल वर्ब यूज की है, ठीक है, और यहां पर भी प्लूरल वर्ब यूज की है, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन थे जहां सिंगल कॉन्सेप्ट होने के बाद, सिंगल सेंस होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, प्लूरल वर्ब लगा रहे हो। बाकी सब जगह क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो इसका आंसर 4। अब गलती से एग्जाम में क्या हुआ, जो टेस्ट में इसका आंसर गलत दे दिया, तो जिन बच्चों ने ये किया है सही भी किया है तो उनका गलत हो गया, उनका गलत हो गया तो मतलब उनके 28 नंबर हो गए। और किसी ने यही कर दिया 30 में से 30 हो गए, इसका मतलब उसके 30 में से 30 नहीं है, ठीक है। जैसे किसी ने ये वाला ही टिक किया है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या आंसर गलत दे दिया, गलती से मैंने नहीं दिया, वो ऐप पे उन्होंने पता नहीं, मैंने तो सही भेजा था, फिर वहाँ जाके पता नहीं क्या गलती हो गई। तो आप ध्यान रखें, जिन बच्चों ने ये किया है चॉइस, जिन्होंने ये इस वाले को 4 को लगाया उनका सही है। इसका मतलब जो 28 नंबर जिनके आ रहे हैं तो उनके 28 नहीं 30 है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। आई एम सॉरी, ये 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया, कौन सा है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये इस तरीके के क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में आते हैं और आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से। देखो जब भी ऐसे आ जाए 5-5 रुपए के 5 नोट, 10-10 रुपए के 10 नोट, 2-2 रुपए के 2 नोट, 2 रुपए का नोट चलता नहीं है, ठीक है ना, 50-50 रुपए के 50 नोट, 500 रुपए के 500 नोट, ऐसा कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना उसका सीधा सा तरीका है, बहुत ही आसान, आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आपने कहा आई हैव 5 रुपी नोट्स, मेरे पास 5 रुपए के 5 नोट हैं, तो ये 5 जो है, 5 क्या है आपके पास बताओ, 5 नोट है कि नहीं, तो 5 जो है वो तो इससे डिसाइड होगा और 5 रुपए के वो इससे डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखो 5 है यानी प्लूरल है तो यहां नोट्स लगा हुआ है, सही है, लेकिन यहां 5 से पहले रुपीज होना चाहिए था, जो रुपी हो रहा है 5 रुपीज। देखो ये 5 तो इससे 5 नोट है आपके पास, कितने के, 5 के 5 नोट हैं, तो 5 नोट, तो 5 के साथ तो क्या होगा, यहां नोट्स हो गया प्लूरल, ठीक है। अब ये 5, इस 5 के साथ रुपीज होना चाहिए था 5 रुपये, क्योंकि 5 है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो यहां पर 5 के साथ क्या होना चाहिए था, रुपीज होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है। अब यहां देखो 5, तो 5 नोट्स, यहां तक तो सही है। अब 5 के बाद रुपीज आपको लगेगा सही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हाइफन के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहां मैंने क्या लगा रखा, हाइफन, और हाइफन के बाद का नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहां रुपीज होना चाहिए था, RUPEE ऐसे होना चाहिए था, 5 RUPEE रुपी, ठीक है। फिर देखो आई हैव 5 रुपी नोट, देखो 5, अब 5 के साथ क्या होना चाहिए था, यहां नोट्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नोट्स, और ये 5 रुपी यहां से सही कर दिया, हाइफन के बाद का नाउन सिंगुलर है तो सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही गलत हो गए आपके, तो इसका मतलब ऑल आर इनकरेक्ट, क्या हो गया आपका चॉइस, सारे के सारे गलत है, ठीक है। आगे देखिए, देखो ये तो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, आप समझ सकते हैं, और ये क्लास जो है क्योंकि ऑनलाइन है अभी क्लासेस, इसलिए आपको मैं छोटी क्लास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी क्लासेस करें, ठीक है ना। जब आप लोग जब सिंसियर हो जाओगे बिल्कुल, जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ, भले वो 100 स्टूडेंट ही हों, लेकिन वो फिक्स 7 बजे जैसे जो भी टाइम उस वक्त क्लास लेने लग जाएंगे, तब मैं समझ जाऊँगा सिंसियरिटी, तब आपके लिए अनलिमिटेड ज्ञान का भंडार आपको दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को ये टेंडेंसी रहती है कि छोटी क्लास है तो ठीक है, इसको देखते हैं, बड़ी क्लास तो बाद में देखेंगे, और जो बाद वाले ना, बाद का काम कभी नहीं होता है, आप ध्यान रखना।
आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। अब मैंने कहा थोड़े इजी क्वेश्चन भी देने चाहिए आपको, बहुत इजी है ना। तो देखो इसमें नॉर्मल सी बात है, BUSINESS, बिजनेस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। आई एम सॉरी, देखिए BUSINESS, ये इसकी स्पेलिंग है बिजनेस की, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द सेंटेंस बिलो ए एंड बी हैव वर्ड अंडरलाइन विच मे और मे नॉट बी करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, और ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसमें दो वर्ड है DOSE और DOZE और DOSE। तो देखो DOZE, पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डाउज, और DOSE का प्रोनाउंसिएशन होता है डाउस। DOZE का प्रोनाउंसिएशन होता है डाउज और DOSE का प्रोनाउंसिएशन होता है डाउस, ठीक है। इस DOZE का डाउज जिसे कहते हैं उसका मतलब होता है हिंदी में ऊँघना, ठीक है। ओके, आप कह सकते हो ए लाइट स्लीप, एक छोटी नींद, ठीक है ना। ये शॉर्ट स्लीप कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो ए शॉर्ट स्लीप, इसे आप ऊँघना बोलते हो, ठीक है। और DOSE डाउस का मतलब होता है खुराक। अब इनके बारे में और बताता, लेकिन क्या है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता, आप इतना ही ध्यान रखना। DOSE डाउस का मतलब होता है ऊँघना और DOSE डाउस का मतलब होता है खुराक, ओके। अब देखो मैंने कहा सून आफ्टर आई गेव हिम द नेक्स्ट डाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डाउस का मतलब ऊँघना। तो मैंने उसको क्या हुआ, ऊँघने की खुराक दी। तो ऊँघने की खुराक होती है क्या या दवाई की? ऊँघने की खुराक होती है दवाई की, सॉरी, नेक्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन मतलब दवाई, तो दवाई की खुराक होती है, दवाई का ऊँघना होता है, तो दवाई की तो खुराक ही होती है, ठीक है ना। यदि खुराक की बात करने हैं तो यहाँ डोज आना चाहिए था, DOSE। और मैंने कहा आई लाइक टू DOSE, तो आप क्या करते हो, सर्दी के टाइम में धूप में ऊँघना पसंद करते हो या सर्दी के टाइम में धूप में आप जो है खुराक पसंद करते हो, ऊँघना पसंद करते हो? तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। दोनों ही, जहाँ DOSE आना चाहिए था वहाँ DOSE कर दिया, और जहाँ DOSE आना चाहिए था वहाँ DOSE कर दिया। ये दोनों के मीनिंग देख लेना आप, ये रहे DOZE डाउस मतलब ऊँघना, DOSE डाउस मतलब खुराक। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, दोनों ही गलत कर दिए, इसका मतलब A एंड B दोनों ही गलत हो गए सेंटेंस। तो क्या होगा, बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो देखो नन आर, देखो मैंने आपको बताया था नन, नीदर और ईदर, इन सब के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? इन सब के बाद नन, नीदर और ईदर, इन सब के बाद क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। फाइन, अब देखो नन, मैंने क्या लगा दिया, इज, आर लगा दिया, इज आना चाहिए था। नन इज, ये सही है। नन ऑफ द बॉयज, देखो मैंने कहा था नीदर ऑफ द बॉयज, आई एम सॉरी, नीदर ऑफ द बॉयज। अब नीदर के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, नीदर के बाद यदि ऑफ लगा दे तो ऑफ के बाद का नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। नन ऑफ द टू गर्ल्स, देखो यहां नन सही है, आपका जो नाउन है प्लूरल वो भी सही है और वॉज भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां दूसरी प्रॉब्लम आ गई। देखो आपको ध्यान रखना, नीदर का प्रयोग जो है फॉर टू, नीदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, और नन का प्रयोग जो है मोर देन टू के लिए करते हैं। ये बात ध्यान रखना, नन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए नन का, और दो के लिए किसका? नीदर का। तो आपने क्या करना है, नन ऑफ द टू गर्ल्स, तो टू नहीं होना चाहिए था, या तो यहां थ्री करते या फिर नीदर करते। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत। तो विच वन इज करेक्ट? तो देखिए एक ही करेक्ट हुआ आपका, वो कौन सा हुआ? ये नन इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। फाइन, आगे देखिए,
विच वन इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है मैंने आपको बताया था, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहला नाउन प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब आएगी। तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, ठीक है, और हु से पहले का नाउन या प्रोनाउन आई, इसके अनुसार ही वर्ब आएगी। तो आई के साथ एम आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इनमें देखो इज लगा रखा है, यहाँ आर लगा रखा है, ये गलत और फिर ये गलत। तो आंसर कौन सा होगा 13। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द कासल। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले सेंटेंस, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/3, 5/3, ये सब जो फ्रैक्शन वाले सेंटेंस हैं, फ्रैक्शन वाले सेंटेंस जो हैं उनमें हमेशा फ्रैक्शन के वाले सेंटेंस में जो वर्ब के सबसे पास होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो देखो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ वर्ब के सबसे पास क्या है, कासल। तो कासल सिंगुलर है, कासल्स नहीं कर रहा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब इसमें केवल एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मैंने आपको बताया था सिंगल कॉन्सेप्ट हो, जल्दी उठना और जल्दी जागना, ये सिंगल कॉन्सेप्ट है। सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल सेंस देगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब में क्या करते हैं हम, एस या ईएस लगाते हैं। तो ये आपका पेपर का सोल्यूशन। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो मैं यहाँ पे पेपर ले रहा हूं उनसे बाहर, मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और जो पेपर पढ़ा रहा हूँ उनसे बाहर आपको ना फर्स्ट ग्रेड में, ना सेकंड ग्रेड में, ना थर्ड ग्रेड में, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की में जो ग्रामर है उससे बाहर नहीं है। आप अच्छी तरह से उसको तैयारी कर लें और अभी इसी समय जो पढ़ेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं, आप यदि उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रेगुलर फिक्स क्लास के टाइम पे आप बैठ के पढ़ लीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि उस वक्त कितने बच्चे सिंसियर हैं। और आप मेरे को कई मैसेज कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के, तो मैं उनके रिप्लाई नहीं कर रहा आप, लेकिन मैं उनको नोट कर रहा हूं कि ये इतने बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। और यदि आपके कोई क्वेरी होगी, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर दूंगा। और आप फिक्स टाइम पे क्लास में बैठें तो उस वक्त मैं क्लास को देखता हूं और उस वक्त किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका तुरंत ही उसको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आज थोड़ा लंबी हो गई क्लास पेपर सॉल्व करने की वजह से। ओके, थैंक यू।